दोस्तों जैसे कि आपको पीछे नज़र आ रहा है, मैं आया हुआ हूँ खजुराहो में। और अगर आप भी खजुराहो घूमना चाहते हैं मेरे साथ तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप खजुराहो पहुँच सकते हैं। साथ में यहाँ पर घूमने के क्या क्या ऑप्शन है, रहना आपको कहाँ है बजट में, खाने के क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं, और साथ में आसपास की घूमने की कौन कौन सी स्थान है, पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर। मेरा नाम है शिवम दोस्तों और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैक टू जर्नी। खजुराहो पहुँचने के लिए दोस्तों आप चाहें तो ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं, और खजुराहो में दोस्तों एयरपोर्ट भी बना हुआ है, तो आप फ्लाइट के माध्यम से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और बस के माध्यम से भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक खास इन्फॉर्मेशन, अगर आप बजट में खजुराहो घूमना चाहते हैं तो वैसे तो यहाँ पर जितने भी मंदिर और टेम्पल्स वगैरह हैं वो सभी आप एक दिन में घूम लेंगे, लेकिन कुछ दूर दूर वाले स्थान हैं जैसे कि रनेह जलप्रपात, राजगढ़ का महल, पांडव जलप्रपात, पन्ना अभयारण्य जैसे और भी कई और स्थान होंगे जो कि कुछ दूरी पर बने हुए हैं। तो इनके लिए आपको काफ़ी लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको सामने एक मैप नज़र आ रहा है, मैंने ये मैप आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार किया है जिसमें रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से वो सभी स्थानों की दूरी लिखी हुई है जिनको आप घूम सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा आप पैदल इन स्थानों को कैसे कवर कर सकते हैं जिससे आपका खर्चा कम से कम आए। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऑटो और टैक्सी से ये सभी स्थान घूमेंगे तो चलना तो आपको पैदल ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि अगर आप आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में जाते हैं तो वहाँ पर एंट्री टिकट वगैरह आपको देना पड़ेगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उसमें भी आपको 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद बाहर से आपको फिर से रिक्शा मिल जाएगा जो कि आपको दूसरी जगह पर घुमा देगा। तो अगर आप यहाँ पर शुरू में ही ऑटो वगैरह या फिर ई रिक्शा वगैरह कर लेते हैं तो वो आपसे 600 या फिर 1000 रुपये के आसपास मांगेगा। लेकिन मैं आपको 100-150 रुपये में ये सभी चीज़ें घूमने का तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और एक दिन में आप ये सभी चीज़ें कवर कर लेंगे इस मैप की मदद से। तो सबसे पहले तो इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर नीचे आपको रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है दोस्तों, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जो है खजुराहो में उसकी दूरी 4 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप ट्रेन के माध्यम से या फिर फ्लाइट के माध्यम से यहाँ पर आ रहे हैं तो आप चाहें तो सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जा सकते हैं जो कि वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के अंदर काउंट होता है। यानी कि आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम को आप चाहें तो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बोल सकते हैं। आप सबसे पहले यहाँ आ सकते हैं जिसका डिस्टेंस रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर है और एयरपोर्ट से 4.5 किलोमीटर। तो ऑटो वाला 20 से 30 रुपए आपसे सिंगल पर्सन के लिए चार्ज करेगा, जिससे आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। दोस्तों जब आप मेन गेट से एंट्री लेंगे, ये आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, स्टार्टिंग में लगभग 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर मेन गेट था जिससे हम लोग अंदर आ चुके हैं। एक बात का दोस्तों आपको खास ख्याल रखना है, आप यहाँ पर कोई भी ट्रॉली बैग या फिर बड़ा बैग लेकर नहीं आ सकते। उसके लिए बाहर ही कुछ लड़के बैठे रहते हैं, लोग बैठे रहते हैं जिनके पास आप अपना बैग जमा करवा सकते हैं, जो कि आपसे 5-10 रुपये चार्ज लेंगे पर बैग के हिसाब से। अगर मैं टिकट के चार्जेस की बात करूँ दोस्तों, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको 40 रुपये चार्ज पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी उम्र 15 साल से कम है या फिर आपके बच्चे की उम्र 15 साल या फिर उससे कम है तो आपका कोई भी एंट्री फीस वगैरह नहीं लगेगी, यानी कि एंट्री चार्ज आपका बच जाएगा। और हाँ, अगर आप विदेशी नागरिक हैं, बाहर से आ रहे हैं यानी कि फॉरेनर हैं, तो आपको 600 रुपये चार्ज पे करना पड़ेगा। एंट्री के लिए जो आप टिकट बनवाएंगे दोस्तों वो ऑनलाइन आप खुद भी बना सकते हैं, और चाहे तो जो यहाँ पर एंट्रेंस गेट है उसके बाहर ही कुछ लड़के बैठे रहते हैं, उनके थ्रू आप बनवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन खुद टिकट बनाते हैं तो टिकट का चार्ज 35 रुपये पड़ेगा। अगर आप लड़कों के थ्रू बनवाते हैं तो वो 40 रुपये आपसे चार्ज लेंगे, और तुरंत आपका टिकट जनरेट करके आपके मोबाइल में PDF सेंड कर देंगे, जिसको आपको प्रिंट नहीं करवाना पड़ता। आप डायरेक्ट ही मोबाइल को दिखाकर अंदर जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ की टाइमिंग की तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये डेली खुलता है, और कुछ सीजन के हिसाब से हो सकता है इसका टाइम इधर उधर कर दिया जाए थोड़ा बहुत, 1-आध घंटा, तो वो आप देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी कैमरा है जिससे आप वीडियो वगैरह शूट करना चाहते हैं तो उसका आपको 25 रुपये टिकट अलग से लेना पड़ेगा। लेकिन बाहर से दोस्तों जो आप पर पर्सन के हिसाब से टिकट बनवाएंगे उसमें आपका कैमरा का टिकट इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन कुछ दूरी पर चलने के बाद आपको कैमरा का टिकट भी लेना पड़ेगा जो कि आपको अंदर से ही मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक खास बात, अगर आप कोई भी वीडियो कैमरा यहाँ पर लेकर आ रहे हैं या फिर मोबाइल भी लेकर आ रहे हैं तो आपको अपने साथ में ट्राइपॉड वगैरह लेकर नहीं आना है, नहीं तो आपको वापस से भागना पड़ेगा और वो अंदर आपको ले जाने नहीं देंगे। कह देंगे वापस से उसी बैग में डाल के आओ, या फिर आपकी कोई गाड़ी वगैरह है उस गाड़ी में रख के आओ। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी खुद की कार से आ रहे हैं तो कार का कोई भी एंट्री चार्ज या फिर पार्किंग फीस वगैरह यहाँ पर नहीं रहती है, आप फ्री में अपनी कार पार्क कर सकते हैं। अगर आप कोई गाइड वगैरह करना चाहते हैं तो चार्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, आप अपने हिसाब से यहाँ पर गाइड कर सकते हैं। कितने लोग हैं उस हिसाब से अलग अलग चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। जब आप यहाँ से दोस्तों आएंगे एंट्री करते हुए तो यहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा 64 योगिनी मंदिर, आगे 64 योगिनी मंदिर बना हुआ है। G20 के पहले दोस्तों ऐसा था कि आप इस गेट से भी एंट्री ले सकते थे, और जो आगे का गेट अभी एग्जिट कर दिया है उससे भी आप एंट्री ले सकते थे। लेकिन G20 सम्मेलन के बाद ऐसा कर दिया है कि एक गेट एंट्री के लिए कर दिया है जहाँ से आपको टिकट वगैरह मिल जाएगा, और दूसरे वाले गेट से आप मंदिर वगैरह घूमते हुए डायरेक्ट बाहर निकल जाएंगे, वहाँ से आप एंट्री नहीं ले सकते। वो सिर्फ गेट एग्जिट के लिए कर दिया है। मैंने अभी आपको बोर्ड दिखाया था, वहाँ से आप सीधा चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी दूर पे ही
लगभग 50-100 मीटर आगे आने पर ये बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा। और इसके जस्ट बगल में यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर बना हुआ है। मैं आपको यहाँ पर ये तो नहीं बताऊंगा कि कब कौन से मंदिर का निर्माण किया गया है, लेकिन हाँ सभी मंदिर से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी जानकारी देता चलूंगा ताकि आपको सभी जगहों को समझने में आसानी हो। यह 64 योगिनी मंदिर सभी 64 योगिनी मंदिरों में से अलग है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी 64 योगिनी मंदिर हैं वो गोलाकार हैं, लेकिन उन सभी में यह अकेला ऐसा मंदिर है जो कि आयतकार है और संभवतः यह भारत का सबसे पुराना योगिनी मंदिर है। यहाँ पर पहले कुल 67 कक्ष बने हुए थे, जिनमें से 35 ही शेष बचे हैं। जो 3 मूर्तियां यहाँ से प्राप्त की गई थी वो खजुराहो संग्रहालय में प्रदर्शित हैं, तो आप चाहे तो वहाँ पर जाकर इन्हें देख सकते हैं। अंदर ई रिक्शा की फैसिलिटी है, आप अपने हिसाब से ई रिक्शा बुक कर सकते हैं। ये गैलरी टाइप में बनी हुई है, गार्डन टाइप में है। आप यहाँ से आगे जो भी मंदिर है वहाँ तक के लिए जा सकते हैं पैदल। अगर आप दोस्तों यहाँ पर आना चाहते हैं तो कोशिश ये करिएगा कि गर्मियों के टाइम पे ना आए, क्योंकि जैसे कि आपको नज़र आ रहा है धूप कहीं ज़्यादा है यहाँ पर और इस एरिया में गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है। तो अगर आप बारिश के सीज़न में आते हैं या फिर सर्दियों के टाइम पे आते हैं तो आपको मौसम काफ़ी अच्छा दिखेगा और बारिश के टाइम पे तो यहाँ पर हरियाली भी आपको नज़र आएगी। वहाँ से दोस्तों आपको सीधा आना पड़ेगा लगभग 200 से 300 मीटर और यहाँ पर आपको कैमरे का टिकट लेना पड़ेगा। जहाँ से दोस्तों आपको कैमरे का टिकट लेना है वहाँ पर आपको अपना टिकट चेक भी कराना पड़ेगा और उसके जस्ट बगल में यहाँ पर टॉयलेट वगैरह की भी सुविधा मिल जाएगी आपको। और अगर आपको अपनी बोतल वगैरह भरनी है, पानी वगैरह पीना है तो यहाँ पर वाटर कूलर भी लगा हुआ है। यहाँ पर एक कैंटीन भी बनी हुई है जहाँ से आप कुछ भी ऑर्डर करके यहाँ बैठकर खा सकते हैं। दोस्तों जो मंदिर आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है यह है कंदारिया महादेव मंदिर, जो कि महादेव जी को समर्पित है। जैसे कि आपको पता होगा कि खजुराहो के मंदिरों को 3 समूह में विभाजित किया गया है, ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल और साउथर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। आप चाहे तो इन्हें पूर्व समूह, पश्चिम समूह और उत्तर समूह हिंदी में बोल सकते हैं। और इन सभी समूहों में दोस्तों कंदारिया महादेव मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पर शिव को समर्पित एक छोटा सा कक्ष बना हुआ है जिसमें शिवलिंग स्थापित है। मंदिर की दीवारों पर आप यहाँ पर कई मूर्तियाँ साथ में अद्भुत नक्काशी भी देख पाएंगे, जो कि यहाँ पर ज्यादातर मंदिरों के ऊपर बनी हुई है। लेकिन यहाँ की सुंदरता का आप अनुमान यहाँ पर आने के बाद ही लगा पाएंगे, वीडियो देखकर नहीं लगा पाएंगे। यह सिंह मंदिर है, यह कंदारिया महादेव मंदिर और देवी जगदम्बा मंदिर के बीच में बना हुआ है। कंदारिया महादेव मंदिर के जस्ट बगल में यहाँ पर दोस्तों जगदम्बी मंदिर भी बना हुआ है। आप चाहें तो डायरेक्ट ही वहाँ से चढ़ के यहाँ पर आ सकते हैं। यह मंदिर पहले भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बनने के सैकड़ों वर्षों के पश्चात छतरपुर के महाराजा ने देवी पार्वती की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित करवा दी। इसी कारण यह मंदिर देवी जगदम्बा मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। यह मंदिर भी दोस्तों अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं और मूर्तिकला के लिए प्रचलित है। इसके बाद दोस्तों आप आ जाएंगे चित्रगुप्त मंदिर। यह मंदिर सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भी दीवार पर आपको सूर्य, सुंदरियां, मिथुन, देवी देवता दिखाई देंगे। ये तीनों मंदिर दोस्तों लाइन से बने हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर। इसके बाद यहाँ से और मंदिरों के लिए रास्ता गई है। अब हम आ चुके हैं दोस्तों पार्वती मंदिर। नाम से आपको पता चल रहा होगा ये मंदिर पार्वती माता को समर्पित है। इस मंदिर का ज्यादातर हिस्सा दोबारा से रिपेयर किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पुराने कुछ अवशेष आपको लगे हुए यहाँ पर दिख जाएंगे। अभी हम दोस्तों पार्वती मंदिर घूमकर आए थे। इसके जस्ट बगल में ही विश्वनाथ मंदिर है और इसके जस्ट बगल में ही नंदी मंडप है। जैसे कि दोस्तों आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, इस मंदिर में भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं।
भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर खजुराहो के सभी मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके चारों कोनों पर 4 लघु मंदिर बने हुए थे, जिनमें से अब केवल 2 ही मंदिर शेष बचे हुए हैं। पार्वती मंदिर की तरह ही दोस्तों इस मंदिर को भी पूरा रिपेयर किया गया है, लेकिन इसके भी कुछ भाग में आप यहाँ पर नक्काशी देख सकते हैं जो कि पुराने समय की थी। ज़्यादातर मंदिरों के अंदर दोस्तों आप परिक्रमा लगा सकते हैं, जो यहाँ पर इसका गर्भगृह है उसकी। और सामने जैसे कि आप देख सकते हैं विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने ही इस मंदिर का शेष भाग भी है, जो कि है नंदी मंडप, जहाँ पर विश्वनाथ मंदिर की ओर मुख किए हुए शिव जी के वाहन नंदी विराजमान है। इन दोनों मंदिरों के जस्ट बगल में दोस्तों यहाँ पर प्रतापेश्वर मंदिर भी बना हुआ है। यह मंदिर सभी मंदिरों में से थोड़ा सा अलग है और इसका यह कारण भी हो सकता है कि यह मंदिर सभी मंदिरों में से सबसे नया है। सबसे पहले दोस्तों हमने वहाँ का एरिया कवर किया था, वहाँ के 3 मंदिर कवर किए थे। इसके बाद हम वहाँ से ही होते हुए यहाँ के सभी मंदिर कवर करते हुए फिर इसके बाद हमने ये वाला मंदिर देखा, फिर यहाँ से होते हुए हम इस तरफ जा रहे हैं। तो सभी मंदिर लाइन से बने हुए हैं, आपको घूमने कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी। लेकिन हाँ, सभी मंदिरों को घूमने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 घंटे का टाइम चाहिए, तब आप इन सभी मॉन्यूमेंट्स को अच्छे से देख पाएंगे। और अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा खासा पुरातत्व विभाग का ज्ञान है या फिर आप इनमें इंटरेस्ट लेते हैं तो आप चाहें तो यहाँ पर गाइड वगैरह कर सकते हैं। गाइड के चार्जेस मैंने तो आपको शुरुआत में ही दिखाई दिए थे। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसे यशोवर्मन नामक राजा ने बनवाया था और इनका एक नाम लक्ष्मण वर्मन भी था, इसीलिए इस मंदिर को लक्ष्मण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे कि आप देख पाएंगे इस मंदिर के चबूतरों के चारों कोनों पर 4 उप मंदिर भी बने हुए हैं। और यह है दोस्तों लक्ष्मी मंदिर, जो कि लक्ष्मण मंदिर के सामने ही है। यह मंदिर वैसे तो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का मंदिर रहा होगा, पर अब इस मंदिर में देवी ब्राह्मणी की प्रतिमा है और इसीलिए दोस्तों इसे लक्ष्मी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर भी जैसे कि आपको नजर आ रहा है दोस्तों, काफी ज्यादा हिस्सा इसका भी खंडित कर दिया गया था, तो इसको भी दोबारा से ईंटों से बिल्ड किया गया है। तो जहाँ जहाँ पर आपको डिजाइन नक्काशी वगैरह नजर आ रही है वो तो पुराना पोर्शन है, उसको भी यहाँ पर अटैच कर दिया गया और साथ में जितना भी यहाँ पर खंडित हो गया था उसको आप देख सकते हैं बनाया गया दोबारा से। ये है सामने दोस्तों वराह मंदिर। जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है इस मंदिर में भगवान विष्णु के वराह रूप को दिखाया गया है और जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे वराह भगवान के इसी रूप के नीचे शेषनाग को भी भक्ति भाव में दिखलाया गया है। परंतु मुगल शासन काल के दौरान इन सभी मंदिरों के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया गया था और इसी का असर आपको इस मंदिर में भी दिखाई देगा। आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की और काफ़ी सारी एंटिक चीज़ों की यहाँ पर शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। देख सकते हैं ना आप, सामने बैग वगैरह भी टंगे हुए हैं यहाँ पर और हैंडीक्राफ्ट वाले कपड़े भी मिल जाएंगे आपको। दोस्तों आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के जस्ट बगल में यहाँ पर मतंगेश्वर महादेव का मंदिर भी बना हुआ है, लेकिन इस मंदिर को अगर आप घूमना चाहते हैं तो आपको टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ से आपका एग्जिट मिलता है निकास द्वार आपका होता है, उसी के जस्ट बगल से एक रास्ता आई हुई है, तो आप इस मंदिर तक आ सकते हैं। वहाँ से आप फ्री में महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर की शुरुआत में दोस्तों आपको गणेश जी के दर्शन हो जाएंगे और कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको भोले बाबा के भी दर्शन हो जाएंगे। इस मंदिर में उत्तर भारत के विशालतम शिवलिंगों में से एक स्थापित है और यहाँ पर वर्तमान में भी पूजा की जाती है। और तो और दोस्तों महाशिवरात्रि या फिर सावन में यहाँ पर भीड़ आपको बहुत ज़्यादा ही नजर आएगी। दोस्तों जब आप मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे तो ऊपर ही आपको विशाल शिवलिंग के दर्शन हो जाएंगे। इसके बाद आप चाहें तो वहाँ पर थोड़ी सी परिक्रमा देने के बाद सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो आप ऊपर तक चढ़ के शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं। उसके बाद अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो आप चाहें तो बगल से एक रास्ता गया है, आपको दिख रहा होगा, सीढ़ियाँ बगल में बनी हुई हैं, वहाँ से आप वापस आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सोमवार के दिन इस मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है, तो इस वजह से ये दूसरा रास्ता अलग से बना रखा है। दोस्तों मतंगेश्वर महादेव मंदिर के जस्ट थोड़ा सा बगल में ही गणेश जी का मंदिर भी बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं तो आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है मैंने यहाँ पर आपको 64 योगिनी मंदिर और साथ में यहाँ पर जितने भी मंदिर बने हुए हैं ये सभी दर्शन आपको करवा दिए। इसके बाद जब आप मतंगेश्वर मंदिर से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर एक तिराहा बना हुआ है, जिसमें अगर आप राइट साइड में सीधा चले जाते हैं तो आप रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप मतंगेश्वर मंदिर से निकल के लगभग 1 किलोमीटर सामने की तरफ चले जाएंगे तो आप ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की तरफ पहुंच जाएंगे। और अगर आपको दोस्तों ASI साइट म्यूजियम जाना है तो आपको मतंगेश्वर मंदिर से अपनी लेफ्ट साइड में जाना है लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। तो आप चाहे तो इस म्यूजियम को भी विजिट कर सकते हैं। तो 1 किलोमीटर चलने के लिए आप चाहे तो ऑटो वगैरह कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं मार्केट घूमते हुए।
हुए। वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के लिए दोस्तों आपको 40 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप ASI साइट म्यूजियम जाते हैं तो वहाँ पर आपको टिकट लेना पड़ेगा। अगर आप पन्ना नेशनल पार्क जाते हैं या फिर पांडव की गुफाओं में जाते हैं तो वहाँ के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो टिकट के चार्जेस मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा। इसके अलावा ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में जितने भी मंदिर आते हैं उनके लिए कोई भी टिकट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, और साउथर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में भी जितने मंदिर आते हैं उनके लिए भी कोई भी टिकट लेने की जरूरत नहीं है। खैर मुझे तो ना ज़्यादा जानकारी थी जब मैं यहाँ पर गया था और ना मेरे पास ज़्यादा टाइम था। मैं यहाँ समय से क्यों नहीं पहुँच पाया, इसके लिए तो दोस्तों आपको मेरे ब्लॉग्स देखने पड़ेंगे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पर आने के बाद मेरा स्ट्रगल क्या रहा। तो ना मैं ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जा पाया और ना मैं साउथर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जा पाया, लेकिन इसी वजह से मैंने इस मैप को तैयार किया आप लोगों के लिए, ताकि आप ये सभी एक बार में ही घूम लें। तो इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जा सकते हैं, जहाँ पर आपको ब्रह्मा टेम्पल मिल जाएगा, जावेरी टेम्पल मिल जाएगा, बामना टेम्पल मिल जाएगा। इसके बाद और भी कई सारे जैन मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, आप चाहें तो इन मंदिरों को भी घूम सकते हैं। तो सभी में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस का अंतर है, आप चाहें तो इन सभी मंदिरों को पैदल घूम सकते हैं, जिस तरीके से आपने वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को पैदल कवर किया था। अगर आप ऑटो वगैरह से घूमते हैं ये सभी मंदिर तो ऑटो वाला आपसे चार्ज ज्यादा मांगेगा, तो इसी वजह से आप चाहें तो यहाँ पर पैदल घूम सकते हैं। अगर मैं ब्रह्मा मंदिर की बात करूँ तो यह मंदिर खजुराहो के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मंदिर में दोस्तों एक चतुर्मुखी शिवलिंग की स्थापना की गई है, जिस कारण देखने में तो ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मा जी का मंदिर हो, और इसी वजह से इसे ब्रह्मा मंदिर कहा जाता है। पर मुख्य रूप से यह मंदिर विष्णु जी को समर्पित था, जैसे कि इस मंदिर के ललाट बिंब पर आप विष्णु जी की प्रतिमा देख पाएंगे। ब्रह्मा मंदिर से आप चाहें तो दोस्तों वामन मंदिर भी जा सकते हैं, जो कि ब्रह्मा मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर दोस्तों शिवजी और पार्वती को अग्नि के फेरे लेते हुए दिखाया गया है, और मंदिर के गर्भगृह में आपको भगवान विष्णु की वामन रूप में अद्भुत प्रतिमा देखने के लिए मिलेगी। और वामन मंदिर से दोस्तों लगभग 200 मीटर जब आप दक्षिण में जाएंगे तो आपको जावेरी मंदिर मिल जाएगा। यहाँ के गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा है, जिसका सिर खंडित है, और यह प्रतिमा भगवान विष्णु के वैकुंठ रूप को दिखलाती है। और इस मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर घंटाई मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर का भी ज्यादातर हिस्सा खंडर हो चुका है, जिसमें प्रवेश द्वार, महामंडप के कुछ स्तंभ एवं छत्ती शेष बची हैं। और यहीं से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर आपको सभी जैन मंदिर भी मिल जाएंगे, जैसे कि पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर और शांतिनाथ मंदिर। तो इन मंदिरों को भी आप पैदल घूम सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये मंदिर सभी पास पास बने हुए हैं। और इसके बाद दोस्तों आप पहुंच सकते हैं साउथर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में, यानी कि दक्षिणी समूह के मंदिर में, जिसमें सबसे पहले आप आ सकते हैं डोलादेव मंदिर, जिसकी दूरी घंटाई मंदिर से लगभग 250 मीटर के आसपास होगी। लेकिन अगर मैं जैन मंदिरों से इसकी दूरी की बात करूँ तो लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास होगी। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी पैदल ही आ सकते हैं। यह एक ऐसा मंदिर है जिसके गर्भगृह के अंदर जो शिवलिंग है वो सहस्त्रमुखी शिवलिंग है। मतलब कि इसका यह है कि इस शिवलिंग के ऊपर 1000 छोटे छोटे शिवलिंग अंकित किए गए हैं, और इसी वजह से यहाँ की मान्यता यह है कि इस शिवलिंग की पूजा करने से 1001 शिवलिंग की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों आप चतुर्भुज मंदिर आ सकते हैं, जिसकी दूरी दूलादेव मंदिर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर के आसपास होगी। यहाँ के गर्भगृह में आपको भगवान शिव की 4 भुजाओं की प्रतिमा देखने के लिए मिलेगी, जो कि 2.7 मीटर ऊंची एक ही पत्थर की बनाई हुई प्रतिमा है। इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो बीज मंडल मंदिर भी जा सकते हैं। वैसे तो इस मंदिर का ज्यादातर हिस्सा खंडर बन चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको बीच में स्थित शिवलिंग के दर्शन हो जाएंगे। और इन सभी मंदिरों को घूमने के बाद आप चाहें तो वापस से रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट आ सकते हैं। तो एक ही दिन में आपका ये टूर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप दोस्तों एक दिन वाला टूर प्लान कर रहे हैं, यानी कि ये सभी मंदिर एक दिन में कवर करना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम 7 से 8 घंटे होने चाहिए। तो आप आराम से एक दिन में ही सभी चीजें कवर करते हुए वापस से निकल सकते हैं। और अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा रुकना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भैया बजट में आपको रुकना है, तो आप चाहें तो यहाँ पर जो खजुराहो गांव है, यानी कि ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के आसपास यहाँ पर होटल वगैरह तलाश कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सस्ते होटल मिल जाएंगे। अगर आप हाईवे के किनारे होटल देख रहे हैं तो आपको दोस्तों महंगे ही होटल मिलने वाले हैं। तो अगर आपको बजट में होटल चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके बाद यहीं से दोस्तों आप रनियर वाटरफॉल्स भी जा सकते हैं, जिसकी डिस्टेंस आपके होटल से अगर आप यहाँ पर रुकते हैं 17 किलोमीटर के आसपास होगी। अगर मैं यहाँ की टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे रनियर वाटरफॉल्स खुला रहता है। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है दोस्तों, आप मानसून में या फिर विंटर्स में यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर जो वाटरफॉल्स आपको नजर आएगी वो आपको मानसून में नजर आएगी। गर्मियों के टाइम पर वो ज्यादातर उसका पानी सूख जाता है। इसके बाद आप चाहें तो यहीं से पन्ना नेशनल पार्क भी जा सकते हैं, जिसकी दूरी रनियर वाटरफॉल से लगभग 25-30 किलोमीटर के आसपास है और रेलवे स्टेशन से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ के चार्जेस वगैरह आपको नजर आ ही रहे हैं सामने।
आप देख सकते हैं। अगर आपके बजट में हो तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। और इसके जस्ट बगल में आपको पांडव जलप्रपात भी दिख जाएगा, जो कि पांडवों की गुफाओं के नाम से जाना जाता है। अगर मैं यहाँ की टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये जगह खुली रहती है। और यहाँ की भी टिकट के चार्जेस आपको सामने नजर आ ही रहे हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों यहाँ से रिलेटेड। और इन सभी जगहों को घूमने के बाद आप चाहें तो नेक्स्ट डे रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट वापस आ सकते हैं। इसके बाद एक आध जगह और बसती हैं, जैसे कि पन्ने में हीरे की खदान जो है वो भी आप घूम सकते हैं, जो कि काफ़ी और डिस्टेंस पर है। तो आप चाहें तो वहाँ पर ऑटो या टैक्सी वाले से बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर हो सकता है आपको और रुकना पड़े। तो भैया अब हम बात करते हैं बजट की, यानी कि अगर आप खजुराहो आ रहे हैं घूमने के लिए तो आपके पास कितना बजट होना चाहिए यहाँ पर घूमने के लिए। वैसे तो मैं अपनी बताऊँ तो आपको यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन में आपको जितनी भी यहाँ पर जगह हैं सभी आप कवर कर सकते हैं। और इसके बाद आप चाहें तो बागेश्वर धाम घूमने जा सकते हैं। और अगर मैं ई रिक्शा का भी चार्ज मान के चलूँ, क्योंकि जो मंदिर दूर दूर के हैं वो आपको ई रिक्शा वगैरह से घूमने पड़ेंगे, तो आप अगर 4 लोग हैं तो मुश्किल से ई रिक्शा वाला 500 रुपये आपसे लेगा। खजुराहो रेलवे स्टेशन से अगर आप उतरते हैं तो वहाँ से वो 500 रुपये लेगा, आपको सभी मंदिर वगैरह घुमाकर आपको खजुराहो रेलवे स्टेशन छोड़ देगा। अगर आप बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो वो 50-50 रुपये आपसे और लेगा, आपको बागेश्वर धाम छोड़ देगा। और अगर मैं खाने की बात करूं तो यहाँ पर काफ़ी सारी फेमस डिशेस हैं, जैसे कि दाल बाफला वगैरह हुई, कचौड़ी हुई, और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप पूरा भोजन करना चाहते हैं तो थाली का चार्जेस वही रहते हैं नॉर्मल से 100-150 रुपये। आप चाहें तो एक टाइम यहाँ पर या फिर दोनों टाइम यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं। होटल के चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 500 रुपये में आपको आराम से यहाँ पर रूम मिल जाएगा बजट में। अगर आप अच्छा होटल देख रहे हैं तो आप 5000 रुपये वाला भी रूम ले सकते हैं। काफ़ी सारे महंगे वाले लग्जरी होटल भी यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है मंदिर के बीच में मैंने आपको दिखाया है काफ़ी सारे यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी घूमने के लिए आते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। आप चाहें तो एक दिन में भी सब चीज़ें कवर कर सकते हैं। अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप रुक भी सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये था खजुराहो का एक पूरा टूर। अगर आप खजुराहो आना चाहते हैं तो इन सभी जगहों के दर्शन कर सकते हैं। और भी काफ़ी कुछ जगह हैं खजुराहो में देखने लायक, जिनको आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जितनी भी जगहें थी जो कि आप घूम सकते थे उनकी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दे ही दी है। और दोस्तों जब आप खजुराहो आ ही रहे हैं तो आप चाहें तो बागेश्वर धाम के दर्शन कर सकते हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर डल चुकी है। और उस वीडियो की लिंक मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट बागेश्वर धाम की पूरी वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई आप वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर घूमने लायक हैं, कैसे अर्जी लगानी है आपको, मतलब ज़्यादातर जानकारी उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। और दोस्तों आप चाहें तो मेरे ब्लॉग्स देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको घुमाया किस तरीके से मैंने पूरा खजुराहो विज़िट किया है, साथ में मैंने पूरा बागेश्वर किस तरीके से विज़िट किया है। तो उसके लिए दोस्तों आपको ऊपर चैनल दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी ब्लॉग वाली। और हाँ, अगर आप बागेश्वर धाम की वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे वाली वीडियो पर क्लिक कर दीजिए।